हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे रोमैटिक हार्ट डिजीजेस यानी हार्ट के वाल्व के इन्फेक्शन के बारे में। ये इन्फेक्शन की बीमारी डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इस टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हालांकि इंडिया में डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ने के साथ काफ़ी सालों में बीमारी काफ़ी कम हो गई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये काफ़ी इसका इंसिडेंस तो पहले से ही काफ़ी कम था, लेकिन अब इंडिया में भी इसका इंसिडेंस क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ गई है, सोशल हाइजीन और क्लीनलीनेस का लोग ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे करके इसका इंसिडेंस कम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी इसके काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं और काफ़ी कॉमनली हमारे ओपीडी में भी इसके पेशेंट्स आते हैं। ऑन एन एवरेज मेरी ओपीडी में दिन भर में 3 से 4 पेशेंट तो डेफिनेटली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के आते ही है। तो अभी भी काफ़ी प्रेवलेंट है ये बीमारी और काफ़ी अंडर डायग्नोज्ड है क्योंकि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट, जहाँ गरीबी ज़्यादा प्रेवलेंट है, लोग ज़्यादा सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। और वैसे लोग क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर का भी एक्सेस नहीं होता तो इसलिए वो रेगुलरली बहुत ज़्यादा हेल्थ चेकअप्स भी नहीं करवा पाते, बहुत ज़्यादा इको वगैरह भी जिससे डायग्नोस किया जा सकता है वो भी रेगुलरली नहीं करा पाते, तो वैसे लोगों में ये बीमारी मिस होने का चांसेस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ क्या है। बेसिकली हार्ट के वैल्व्स का इन्फेक्शन है। इससे पहले ये बात करना जरूरी है कि वैल्व्स क्या होते हैं। बेसिकली हार्ट में 4 वैल्व्स होते हैं जो हार्ट के ब्लड एक पंखुड़ी के जैसे होते हैं, जिसको कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के द्वारा अपनी जगह पर पकड़ के रखा जाता है। ये वैल्व जो ब्लड का मिक्सिंग होने को रोकते हैं। हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं और नॉर्मली जब एक चेंबर धड़कता है तो दूसरा चेंबर शांत रहता है, तो अगर ये वैल्व्स बीच में ना हो तो एक चेंबर से ब्लड आगे जाने के बदले बैक लीक हो जाएगा और वैल्व्स अगर वहाँ पे ना हो तो जहाँ पे नहीं जाना है उस एरिया में ब्लड जाना चालू हो जाएगा, आगे जाने के बदले ब्लड बैक प्रेशर से पीछे जाने लगेगा। तो ये वैल्व्स ब्लड के मिक्सिंग को रोकते हैं और एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जहाँ पे ब्लड को एक्चुअल में जाना है वहीं पे ब्लड पहुंचे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं। ये वैल्व्स नॉर्मली हार्ट में 4 होते हैं, जो कि रोमैटिक हार्ट डिजीज में कई बार वैल्व का जब इन्फेक्शन होता है तो ये अफेक्ट हो जाते हैं। रोमैटिक हार्ट डिजीज बेसिकली हार्ट के वैल्व्स में बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो नॉर्मली गले में खराश करने के लिए बहुत कॉमनली इन्वॉल्व है, स्किन में भी रहता है ये। लेकिन किसी किसी पेशेंट में जब ये गले का खराश होता है तो बॉडी में उसको कीटाणु को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाते हैं और ये एंटीबॉडी जो है ये कई बार ये हार्ट के वैल्व्स को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली रोमैटिक हार्ट डिजीज में हार्ट का वैल्व्स स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, उनको डायरेक्टली बैक्टीरिया की वजह से खराब नहीं होते। बेसिकली वैल्व जो है एंटीबॉडी जो बनते हैं वो एंटीबॉडी वैल्व्स को डैमेज करते हैं और ये एंटीबॉडी बनने का प्रक्रिया बार बार चलता रहता है, बार बार व्यक्ति को गले में खराश होता रहता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। जब भी वो इन्फेक्शन होता है बॉडी उसको काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है और कीटाणु को तो ये एंटीबॉडी मारते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वैल्व बार बार खराब होते जाता है। यही कारण है कि ये बीमारी डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज या कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि यहाँ साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं लोग, हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को बार बार गले का इन्फेक्शन होते रहता है, बार बार ये इन्फेक्शन होता है और वो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं लेते, तो इसलिए ये एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनते हैं वो बार बार वैल्व्स को डैमेज करते जाते हैं। जितने बार इन्फेक्शन होगा, जितने बार एंटीबॉडीज बनेंगे, उतने ज़्यादा वैल्व जल्दी डैमेज होगा और जल्दी वैल्व को चेंज करने की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ये रोमैटिक हार्ट डिजीज ज़्यादातर देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में 15 से 20 साल मैक्सिमम प्यूबर्टी वाले एजेस में ही देखा जाता है, उससे यंग एजेस में भी हो सकता है। 20 साल के बाद बॉडी में नॉर्मली इस बैक्टीरिया को मैनेज करने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि 20-30 साल के बाद इससे इन्फेक्शन का चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा माना जाता है कि इस इन्फेक्शन से प्रिकॉशन के लिए या प्रिवेंशन के लिए जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं वो 40 साल की एज तक लेते हुए आना चाहिए, उसके बाद इसका इन्फेक्शन होने का चांस कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है और उसके बाद एंटीबायोटिक्स रिलेटेड हार्ट के डैमेज होने का चांस भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है। ये बीमारी को कंट्रोल प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना और डेवलपमेंट कंट्री में होना, ताकि हाइजीन रिलेटेड फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एक्सेस मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे रोमैटिक फीवर के बारे में। बेसिकली जब ये बैक्टीरिया बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो गले में खराश होने के बाद जब ये एंटीबॉडीज बॉडी में सडनली बनते हैं तो एक रोमैटिक फीवर डेवलप हो जाता है। ये रोमैटिक फीवर ज़्यादातर बचपन की एज में ही देखा जाता है, 10-15 साल के बच्चों में ज़्यादातर कॉमन है और ज़्यादातर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो लोगों को होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फीवर, जो कि मॉडरेट टू हाई ग्रेड होता है, बिना ठंड लेके आता है और काफ़ी दिन तक परसिस्ट रहता है बच्चों को। सेकेंडली ये फीवर में लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, गले में खराश होती है। जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स को इस फीवर के दौरान जोड़ों का दर्द होता है
अगर कोई पेशेंट हमें ये हिस्ट्री देता है कि कुछ साल पहले उसको जोड़ों का दर्द लेके बुखार आया था, तो वैसे पेशेंट में काफ़ी साल बाद रोमैटिक हार्ट डिजीज के होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो अगर किसी भी बच्चे को जोड़ों का दर्द लेके बुखार आ रहा है तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसे प्रॉपरली इवेलुएट करना चाहिए। नॉर्मली इसको इवेलुएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के रूटीन ब्लड टेस्ट हम करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह करते हैं, ESR, CRP जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं इसको टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक ASLO टाइटर होता है जिसमें एंटी स्ट्रेप्टोकोकल लाइसिन के एक टेस्ट होता है जिसमें हम असेस करते हैं कि वो एंटीबॉडी का टाइटर बॉडी में कितना है। ये टाइटर अगर पॉजिटिव आता है तो बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ASLO टाइटर नॉर्मली अगर किसी भी बच्चे को गले में खराश लेके फीवर आ रहा है या जोड़ों का दर्द लेके फीवर आ रहा है तो जरूर कराना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आए तो वो रूमैटिक फीवर सजेस्ट करता है, हालांकि कंफर्म नहीं करता, पर एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके फेवर में। अगर किसी बच्चे को रोमैटिक फीवर है तो वैसे पेशेंट में ये ब्लड के पैरामीटर्स हम सारे बच्चों में करते हैं। इस टाइम पे रूटीनली हमको उनका एक इकोकार्डियोग्राफी भी करना चाहिए। यूजली अक्यूट रोमैटिक फीवर में वैल्व्स में तुरंत डैमेज होता है ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार अक्यूट रोमैटिक फीवर में ज्यादा एंटीबॉडीज अगर बॉडी में बन जाए तो सडनली वैल्व में लीकेज डेवलप हो सकता है। पर लॉन्ग स्टैंडिंग जो रोमैटिक हार्ट डिजीज है या वैल्व का सिकुड़ना या वैल्व का डैमेज होना, ये स्लो प्रोसेस है जो कि कई सालों के बाद डेवलप होता है। इमीडिएटली अगर हम इको करते भी है पेशेंट में तो ज्यादातर पेशेंट्स में नॉर्मल भी आ सकता है इको, या वैल्व में थोड़ा नोडुलैरिटी या थिकनिंग देखने को मिल सकता है। ये साइंस इकोकार्डियोग्राफी में वैल्व रोमैटिक फीवर में अफेक्टेड है या नहीं वो देखने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हम ECG कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, पर इनका कोई ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। जॉइंट से कई बार सैंपल्स लिए जा सकते हैं, पर इनमें से कितने लोग को रोमैटिक फीवर डेवलप होने वाला है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको गले में खराश हो रही है सबको रोमैटिक फीवर डेवलप हो जाता है ऐसा नहीं है। इसका चांस 5% से भी कम है। लेकिन जिनकी भी टेंडेंसी होती है उनको ये होने का चांस काफी ज्यादा रहता है। थोड़ा बहुत इसका जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है कि अगर किसी परिवार में एक बच्चे को अगर रोमैटिक हार्ट डिजीज डेवलप हुआ है तो उस परिवार में दूसरे लोग को भी हो सकता है। पर हर एक बच्चे जिसको गले में खराश हो रहा है सबको रोमैटिक फीवर डेवलप हो जाएगा ऐसा नहीं है, चांस इसका थोड़ा कम ही रहता है। अब अगर किसी को रोमैटिक फीवर डेवलप हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ज्यादातर इस तरह के बच्चों को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसमें सिफालोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन सबसे कॉमन एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि रोमैटिक फीवर की तरफ जा रहा है और बॉडी में जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है या हार्ट में सूजन है तो स्टेरॉइड्स दिया जा सकता है और हाई डोज एस्पिरिन दिया जा सकता है। इससे बॉडी का सूजन थोड़ा कम हो सकता है और वैल्व में डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो सकता है। हाई डोज पेनिसिलिन वगैरह देने से वो कीटाणुओं को मार देता है तो कंपेरेटिवली एंटीबॉडी बनने का चांस कम हो जाता है, तो लोगों को हार्ट के वैल्व का डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। अगर किसी को वैल्व्स में डैमेज हो गया है और वो वैल्व्स का डैमेज बहुत ज़्यादा है और हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, वैल्व में सीवियर लीकेज अगर डेवलप हो गया है तो उसमें पेशेंट को कई बार हार्ट फेलियर के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, पेशाब बढ़ाने की दवा या नलियों को डायलेट करने की दवा, ये सब चीज़ें कई बार यूज़ करनी पड़ती है। पर इसके चांसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम होते हैं और ये ज़्यादातर इको से देख के अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो ही उसको डायग्नोसिस करने के बाद ही देना चाहिए। अब हम बात करेंगे सर्जिकल थेरेपी अक्यूट रोमैटिक फीवर के दौरान। यूजली अक्यूट रोमैटिक फीवर में जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तब सर्जरी ज्यादातर फीजिबल नहीं होती है, बॉडी उस समय इन्फ्लेमेशन के एक्टिव स्टेज में रहती है, तो इस तरह के केसेस में ज्यादातर में कोई सर्जरी फीजिबल नहीं होती है। पर अगर किसी को बहुत ज्यादा वैल्व का लीकेज हो गया और इतना ज्यादा हार्ट फेलियर हो रहा है कि वैल्व में लीकेज सीवियर ग्रेड का है और पेशेंट का बीपी बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बार बार हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो अक्यूट केसेस में कई बार सर्जिकल रिपेयर उसको किया जा सकता है। पर इस रिपेयर में आप वैल्व को इस दौरान चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादातर रोमैटिक फीवर बच्चों में होता है और बच्चों में अगर आप वैल्व्स को अगर चेंज करते हैं तो बाद में जब बच्चों की एज बढ़ जाती है तो वैल्व्स छोटे पड़ने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हार्ट का साइज बढ़ता है तो वैल्व्स का साइज कंपेरेटिवली छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वैल्व बॉडी के साइज के साथ वैल्व का साइज बढ़ नहीं सकता। वैल्व तो मेटल के या टिश्यू के बनाए हुए आर्टिफिशियल होते हैं तो उनमें ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इस वजह से इस टाइम पे जब हम भी सर्जरी करते हैं तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेसमेंट का ट्राई नहीं करते हैं। फिर भी अगर किसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो फिर वैसे केसेस में वैल्व को हम थोड़े बड़े साइज के वैल्व डालते हैं, जितना एक्चुअल बच्चे को रिक्वायरमेंट है उससे थोड़े बड़े साइज का वैल्व यूज करते हैं, ताकि जब बच्चे की हाइट है और हार्ट का साइज बड़ा हो तो वो एक्स्ट्रा स्पेस में अकोमोडेट हो सके वो वैल्व्स। पर एज फार एज पॉसिबल अक्यूट फेज में हम सर्जरी को अवॉइड ही करते हैं। अक्यूट रोमैटिक फीवर के स्टेज में अगर हम सर्जरी करते भी है तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते और दोबारा से इन्फेक्शन वगैरह होने का या इन्फ्लेमेशन होने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ही रहता है। अब हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और रोमैटिक फीवर के दौरान जोड़ों में सूजन आती है तो ज्यादातर वो टेम्पररी होती है, किसी को परमानेंट डैमेज नहीं होता।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स को जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। रूमेटिक फीवर में जो जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन होता है वो कंपेरेटिवली टेम्पररी रहता है और थोड़े टाइम के बाद स्टेरॉइड्स या पेन किलर मेडिसिन देने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप ही चला जाता है। अगर रूमेटिक फीवर को आप नहीं ट्रीटमेंट करें, कुछ दिनों तक कोई भी दवा गोली ना करें, तो ये यूजली 10 से 15 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन चला जाता है और थोड़े दिन के बाद पेशेंट को कई बार थोड़ा लेट जॉइंट का सूजन भी आ सकता है। किसी किसी को एक अनइनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जिसको सिडेनहैम्स कोरिया बोलते हैं, वैसा मूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन जो है ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। उसके एंटीबॉडीज जो है ब्रेन के जो मोशन को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स है, सेंटर्स है, उसको भी इफेक्ट कर सकता है। तो एक सिडेनहैम कोरिया करके बीमारी होती है जिसमें बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आने लगते हैं। ये कई बार इस बीमारी के साथ देखने को मिलता है। पर ऑब्वियसली अभी रूमेटिक फीवर इतना ज्यादा कम हो गया है कि सालों में रूमेटिक फीवर का केस हमें देखिए, खुद ही एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भी रूमेटिक फीवर का केस देखे महीनों सालों हो जाते हैं। तो इसलिए अब ये सब चीजें, या इसमें स्किन का नोड्यूल्स होना या बॉडी में एक एरिथमा मार्जिनेटम करके रैश होता है, ये सब चीजें का प्रेवलेंस अब सालों से देखने को नहीं मिलता। ये सारी चीजें आज से 10-15 साल पहले हम जब एमडी वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे हमें इस तरह के केसेस ज्यादा देखने को मिलते थे। अब धीरे धीरे करके इस बीमारी का प्रेवलेंस काफी कम हो गया और कई सालों में अक्यूट रूमेटिक फीवर के केसेस इंडिया में काफी कम देखे जाते हैं। हाँ, पहले के जिनको इन्फेक्शन हुए हैं वो तरह के पेशेंट्स अभी भी फिर भी आते हैं जिनका वैल्व परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं, उनको अभी भी ट्रीटमेंट लगता है। इस बीमारी में ये एंटीबॉडीज कभी कभी हार्ट को वीक भी कर देते हैं, जिसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, कभी कभी हार्ट के अंदर की सतह को डैमेज भी कर देते हैं, जिसको एंडोकार्डिटिस बोलते हैं। पर मेनली ये इनका जो डैमेज जो वैल्व को करते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लॉन्ग टर्म में वही पेशेंट को परेशान करता है। कभी कभी अक्यूट रूमेटिक फीवर में सडनली पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ आता है। इसके ज्यादातर कारण में वैल्व का सडनली डैमेज हो जाना या फट जाना होता है, या कभी कभी साथ में पेशेंट को कोई हार्ट का या लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए तो उस वजह से फेलियर में पेशेंट आ सकता है, या कभी कभी सडनली वैल्व का कॉर्ड जो वैल्व को सपोर्ट करते हैं वो धागे अगर सडनली फट जाए तो पेशेंट को डैमेज हो सकता है। यही सारे कारण जो सीवियर रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है वो भी अगर सडन हार्ट फेलियर के साथ आते हैं तो यही सारे कारण उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से सडनली पेशेंट डिटोरिएट करके हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आते हैं। जब लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटिक फीवर बहुत सालों से अगर हो जाता है तो धीरे धीरे करके हार्ट डायलेट होने लगता है और हार्ट में इस खिंचाव की वजह से कई बार रिदम डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाता है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो कई बार इस वजह से भी सडनली गति बहुत हार्ट की बढ़ जाती है और पेशेंट डिटोरिएशन के साथ आता है। इसके इवैल्यूएशन की बात करेंगे। इसमें ईसीजी सबसे बेसिक टूल है जिसमें कुछ बेसिक साइंस हमें मिल सकते हैं कि हार्ट को चेंबर एनलार्ज हो गए या हार्ट डायलेट हो गया या थोड़ा सा वीक हो गया है या धबकारे की अनियमितता है, ये सब चीजें हम ईसीजी पे असेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टूल इसको जज करने के लिए वो इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी में यूजली वैल्व का मूवमेंट कंपैरेटिवली इसमें काफी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वैल्व हो जाता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक इको के पैरामीटर्स है, साइंस है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन उससे इसको असेस किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज होने का सस्पेशन है तो इको इज द सिंगल मोस्ट टूल, यानी हार्ट की सोनोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम रूमेटिक उसको इन्वॉल्वमेंट है या नहीं वो जज कर सकते हैं। और कई बार इस तरह के दिखने वाले कई दूसरे वैल्व के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स है या कुछ और वैल्व के इन्फेक्शन है या एज रिलेटेड जो वैल्व के डैमेजेस है, उसको भी हम डिफरेंशिएट इको द्वारा कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को ट्रेडमिल टेस्ट कई बार हम कराते हैं सिर्फ उनका एफर्ट टॉलरेंस देखने के लिए कि वो उनको सर्जरी की जरूरत है नहीं, अदरवाइज ट्रेडमिल का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। किसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ है कि नहीं और हार्ट डायलेट हुआ है कि नहीं देखने के लिए एक्सरे करते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्सरे का भी रोल नहीं है। आइडियली इन सब पेशेंट्स को जिनको एक बार रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया उनको फॉलोअप में हर 3 से 6 महीने में एक बार इको करते रहना चाहिए, ताकि वैल्व का कंडीशन बिगड़ रहा है या सुधर रहा है वो असेसमेंट करने में मदद मिले और जब पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने लगे तो जल्दी पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजा जा सके। अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट को 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। ज्यादातर मेडिसिन का अक्यूट रूमेटिक फीवर में एंटीबायोटिक्स वगैरह का ज्यादा रोल है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में मेनली जो हार्ट फेलियर जिनको डेवलप हो जाए तो उसमें गति कम करने वाली दवाई जिसे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह कहते हैं, या पेशाब बढ़ाने वाली दवाई जिसे डायरेटिक्स कहते हैं, ये 2 दवाइयों का ज्यादातर उपयोग होता है। इसके अलावा कुछ अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर डेवलप हो जाए तो उसमें एसी इनहिबिटर या SGLT2 इनहिबिटर्स या वैल्सार्टन सैक्यूबिटल कॉम्बिनेशन इस तरह की मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को रूमेटिक हार्ट डिजीज है या रूमेटिक फीवर है तो उसमें पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस का रोल रहता है। ज्यादातर पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस इंडियन सिनेरियो में ये माना जाता है कि 40 वर्ष की आयु तक कंटिन्यू रखना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस कहते हैं कि लाइफ टाइम भी पेशेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसमें बेसिकली एक पेनिसिलिन या लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन जिसे बोलते हैं, उसका एक इंजेक्शन आता है जो हर महीने पेशेंट को हर 21 दिन में आइडियली यूज करना चाहिए। एक इंजेक्शन का इफेक्ट नॉर्मली 20 से 25 दिन तक रहता है, तो
तो हर 21 दिन में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन को यूज करना चाहिए। इस इंजेक्शन में लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा एलर्जिक टेंडेंसी रहती है इस इंजेक्शन की, तो कभी कभी लोगों को सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स इस इंजेक्शन से आ सकता है जिसमें जान का खतरा हो सकता है। तो नॉर्मली इस इंजेक्शन को जब भी हम देते हैं तो एक सेंसिटिविटी टेस्ट करके तभी इस इंजेक्शन को यूज करना चाहिए। तो इसलिए जब हम इंजेक्शन प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो इसे आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्टिंग ही रिकमेंड करते हैं। जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है उनको सडनली इससे रिएक्शन होने का या रिएक्शन की वजह से जान का खतरा भी हो सकता है। जो लोग पेनिसिलिन के इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं उसके लिए एक पेनिसिलिन के टैबलेट्स भी आते हैं। वो पेनिसिलिन के टैबलेट्स दिन भर में 2 या 3 बार खाना रहता है, डेली खाना चाहिए, पर कंपैरेटिवली उसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म करंट रोमैटिक फीवर को रोकने में उससे कम रहता है इंजेक्शन के कंपैरिजन से। इंजेक्शन का एफिकेसी रेशियो ऑलमोस्ट 97 to 98% रहता है। पेनिसिलिन के टैबलेट्स का एफिकेसी रेशियो ऑलमोस्ट 90 to 91% रहता है। और खासकर पेनिसिलिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये इतने इजीली अवेलेबल नहीं रहते, तो लोग कई बार कुछ डोज लेते हैं, कुछ डोज मिस कर जाते हैं, कई बार लेना भूल जाते हैं। तो उस वजह से ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। तो वो फेज जहाँ पे पेशेंट ने दवा लेना मिस कर दिया या बंद कर दिया, वहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो पेनिसिलिन इंजेक्शन ही लीजिए। अगर किसी को इंजेक्शन बिल्कुल सूट नहीं हो रहे तो ही उसको टैबलेट्स लेना चाहिए, अदरवाइज एज फार एज पॉसिबल इंजेक्शंस को ही हम रिकमेंड करते हैं। अब बात करेंगे सर्जरी के बारे में। इस तरह के पेशेंट में अगर वाल्व डैमेज हो गए, वो परमानेंटली डैमेज हो गए और हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो सर्जरी एकमात्र सोल्यूशन है। वाल्व 2 तरह से डैमेज होते हैं, या तो वाल्व बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएंगे या लीकेज डेवलप हो जाएगा, यानी वाल्व में या तो स्टेनोसिस डेवलप होगा या लीकेज डेवलप होगा। कई बार दोनों चीज भी एक साथ में हो सकती है। इसमें स्टेनोसिस इसलिए होता है क्योंकि वाल्व के जो खुलने का मैकेनिज्म है या जो पंखुड़ी के जो धागे हैं वो खराब हो जाते हैं, तो वाल्व का ओपनिंग का प्रोसेस खराब हो जाता है। और जो लीकेज डेवलप होता है वो इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वाल्व के बंद होने का प्रोसेस, या जब बंद वाल्व होता है तो जो लेयर्स का आपस में चिपकना चाहिए ताकि एक टाइट गैप, एक टाइट सील डेवलप हो जाए और कोई गैप ना रह जाए, वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है। कई बार ये पेशेंट में रोमैटिक हार्ट डिजीज में दोनों प्रोसेस एक साथ में भी हो सकते हैं, तो वाल्व में स्टेनोसिस भी रहता है, रिगर्जिटेशन भी रहता है। जब पेशेंट का वाल्व इतना ज्यादा खराब हो जाए कि दवा पर बिल्कुल ना मैनेज हो पाए, या पेशेंट का हार्ट फेलियर में जाने लगे, डायलेट होने लगे, या पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाए, तब वैसे पेशेंट में सर्जरी करना चाहिए। इसमें रिकमेंडेड ये है कि हार्ट अगर डायलेट हो जाए या पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स चालू हो जाए तो सर्जरी करना चाहिए। बहुत जल्दी सर्जरी करने का भी एडवांटेज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सर्जरी में वाल्व को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन रिपेयर भी उतना ईजी नहीं है, और ओपन हार्ट सर्जरी है तो इसमें रिस्क भी रहता है, तो इसलिए बार बार भी इसको नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, रिप्लेसमेंट करने के बाद भी जो मेटालिक वाल्व या टिश्यू वाल्व यूज किया जाता है उसमें भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए सर्जरी को बहुत जल्दी करने का भी फायदा नहीं है, बहुत लेट करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार बहुत ज्यादा अगर आपने लेट किया तो धीरे धीरे करके हार्ट फेलियर में चला जाता है। और रूटीन केसेस में जहां हम सर्जरी करते हैं तो रिस्क 2 to 3% होता है, लेकिन अगर सर्जरी आप बहुत लेट करते हैं और हार्ट एक बार फेल हो गया उसके बाद अगर आप सर्जरी करते हैं तो रिस्क 20 to 30% तक चला जाता है। तो इसलिए बहुत जल्दी भी नहीं करना है, बहुत लेट भी नहीं करना है, अप्रोप्रिएटली टाइम करके सर्जरी को करना है। रिपीटेडली आप पेशेंट का इको करते रहिए, जहां पे भी ऐसा लगता है कि पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है तो वहां पे आपको सर्जरी के लिए पेशेंट को भेजना चाहिए। सर्जरी में 2 तरह के वाल्व यूज होते हैं, एक मेटालिक वाल्व और एक टिश्यू वाला वाल्व। अगर यंग पेशेंट है तो उसमें ज्यादातर हम मेटालिक वाल्व प्रेफर करते हैं, उम्र दराज पेशेंट में हम टिश्यू वाला वाल्व प्रेफर करते हैं। मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके लिए सेपरेटली हमने एक अलग टॉपिक किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ये वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर कहें तो मेटालिक वाल्व का सबसे एडवांटेज ये है कि वो लंबा टाइम तक चलता है, 20 से 25 साल तक चलता है। तो यंग पेशेंट्स में जहां पे हमें पेशेंट का एक्सपेक्टेड सर्वाइवल बहुत ज्यादा है उसमें मेटालिक वाल्व्स को प्रेफर करते हैं। उम्र दराज पेशेंट जहां पेशेंट का एवरेज सर्वाइवल 10-15 साल या 20 साल जैसा है वहां पे टिश्यू वाल्व को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि टिश्यू वाल्व नॉर्मली जो जानवर के स्किन से या जानवर के पेरिकार्डियम से बनाया जाता है वो 10-15 साल में यूजुअली खराब हो जाता है, तो उसमें बार बार सर्जरी को करके उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसलिए उम्र दराज पेशेंट में आप टिश्यू वाला वाल्व प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें बार बार रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। यंग पेशेंट में आप मेटालिक वाल्व को प्रेफर करते हैं। मेटालिक वाल्व में प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ कंटिन्यूअसली खून पतला करने की दवा लेनी पड़ती है। अगर ये खून पतला करने की दवा आप लेना मिस कर देते हैं तो वाल्व में क्लॉटिंग हो सकती है, और अगर ज्यादा डोज में लेते हैं तो बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग कई बार इतनी डेंजरस भी हो सकती है कि इसमें जान जा सकती है। ये खून पतला करने की दवा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए लोग मेटालिक वाल्व को प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली लाइफ टाइम पेशेंट को खून पतला करने की दवा लेनी पड़ती है, एक दिन भी वो मिस नहीं कर सकता। टिश्यू वाले वाल्व में खाली पहले 6 मंथ्स तक ही पेशेंट को खून पतला करने की एंटीकोएगुलेंट दवा लेनी पड़ती है। उसके बाद लो डोज में खून पतला करने की दवा अगर वो लेता रहे तो उसका काम चलता रहता है।
तो ये बार बार खून पतला करने की स्ट्रांग दवा इन्हें एंटीकोएगुलेशन लेने का चक्कर खत्म हो जाता है टिश्यू वाल्व में। और दूसरा ये है कि कंपेरेटिवली ये टिश्यू वाल्व्स में उम्र दराज पेशेंट में बेनिफिट ये रहता है कि अगर खून पतला करने की दवा उनको ना लेना पड़े तो उस वाले पेशेंट में रिस्क भी ज़्यादा रहता है ब्लीडिंग का, तो इसलिए एल्डरली पेशेंट में ज़्यादातर टिश्यू वाल्व्स को प्रीफर किया जाता है, यंग पेशेंट में मेटालिक वाल्व को। प्रेग्नेंट पेशेंट में कई बार हम टिश्यू वाल्व को प्रीफर करते हैं क्योंकि जो एंटीकोएगुलेंट दवाइयाँ होती है वो बच्चे को नुकसान कर सकती है, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होती है तो इसलिए ज़्यादातर आजकल कंसेंसस यही है कि मेटालिक वाल्व ही यूज़ करो, और जहाँ प्रेगनेंसी प्लान्ड हो वहाँ पे खून पतला करने की दवा को हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के साथ। पर अदरवाइज यंग पेशेंट में ज़्यादातर टिश्यू वाल्व को यूज़ करना लॉन्ग टर्म में डेंजरस ही होता है। टिश्यू वाल्व को ज़्यादातर 50-60 की एज के बाद ही प्रेफर करना चाहिए। अब बात करेंगे हम एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। हार्ट के वैल्वुलर हार्ट डिजीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो धबकारे की अनियमितता की वजह से होता है, क्योंकि जब वाल्व डैमेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो वाल्व का एक्स्ट्रा प्रेशर को अकोमोडेट करने के लिए हार्ट डायलेट होने लगता है यानी फैलने लगता है, और जब हार्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो धीरे धीरे करके हार्ट के कंडक्शन फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, उनका इंसुलेशन खराब हो जाता है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग चालू हो जाती है। ये शॉर्ट सर्किटिंग अगर एट्रिया के लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर हो रही है पेशेंट को तो उसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसमें एक तरह से हार्ट वाइब्रेट करने लगता है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हृदय की गति अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती है तो पेशेंट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। सेकेंडली, जब हार्ट वाइब्रेट करने लगता है तो हार्ट में जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाता, इस वजह से ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग के फ्रैगमेंट्स रहते हैं वो बैठने लगते हैं और वो क्लॉट बनाने लगते हैं, और जब ये क्लॉट निकलता है तो हार्ट से निकल के बॉडी की किसी भी जगह में जाके किसी भी नली को चोक कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो ब्रेन में जाके ब्रेन की नली को बंद कर सकता है, क्योंकि हार्ट से सबसे पहले निकलने वाली नलियां ब्रेन की होती है। बाकी किसी जगह में अगर जाके वो ब्लड को बंद कर देता है नली को, तो ऑपरेशन करके उस क्लॉट को निकाला जा सकता है, नली को रीओपन किया जा सकता है। अगर ब्रेन में अगर वो क्लॉट चला जाता है तो तुरंत पेशेंट को लकवा हो जाता है, और ये लकवा अगर हो गया तो 3 मिनट के अंदर ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो ज़्यादातर आपको कुछ करने का टाइम भी नहीं मिलता है, पेशेंट जब तक हॉस्पिटल आता है तब तक ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है। तो ज़्यादातर रोमैटिक हार्ट डिजीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लकवे का ही है। इसीलिए रोमैटिक हार्ट डिजीज पेशेंट में जब भी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो, वो खून पतला करने की दवा उन्हें कंटिन्यूसली लेना ही पड़ता है। और अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो गया तो वैसे पेशेंट में भी हम मेटालिक वाल्व्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वाल्व्स के लिए भी जो खून पतला करने की दवा की जरूरत है वो सेम दवा एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए पेशेंट को लाइफ टाइम लेना पड़ता है, वही सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को वाल्व रिप्लेसमेंट करना है, ऑलरेडी पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में है जो कि नॉर्मल नहीं किया जा सकता है, तो फिर हम उसे कंटिन्यूसली खून पतला करने की दवा उसको अगर लेने की जरूरत है तो मेटालिक वाल्व ही प्रीफर करते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर किसी को हो रहा है तो उसमें 2 तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक, हम गति कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं। सेकेंडली, अगर हम रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए अमियोड्रोन या इस फ्लेकेनाइड या इस तरह की मेडिसिन देते हैं जो रिदम को नॉर्मलाइज करती हैं। ऑब्वियसली रिदम को नॉर्मलाइज करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन एक बार अगर हार्ट बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाए तो आप रिदम को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, तो वैसे केसेस में आपको खाली गति कंट्रोल करने की मेडिसिन देना चाहिए। अब हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। रोमैटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट में अगर किसी को सडनली सांस फूलना चालू हो जाए और हार्ट डायलेट हो जाए तो काफ़ी पेशेंट्स को हार्ट फेलियर हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर का नॉर्मल रेजिमेन है, जो एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, एल्डेक्टोन, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये जो कॉमन हार्ट फेलियर की थेरेपी है वो सारी थेरेपी हमें पेशेंट्स को देना जरूरी हो जाता है। और अगर किसी को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और राइट साइड का हार्ट अगर फेलियर हो रहा है तो वैसे पेशेंट में टेडालाफिल या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स को रिड्यूस करने के मेडिसिन भी पेशेंट को देना पड़ता है। ये सारी मेडिसिन कन्वेंशनल हार्ट फेलियर के जो थेरेपी में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर वही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बस एट्रियल फिब्रिलेशन या खून पतला करने की दवा जो है उससे रिलेटेड मेडिसिन थोड़ा ऐड अप किया जा सकता है। जब पेशेंट को बहुत सीवियर या अक्यूट हार्ट फेलियर होता है तब पेशेंट को कभी कभार भर्ती करने की जरूरत भी पड़ती है। जब अक्यूट फेज में पेशेंट को भर्ती किया जाता है तो उस समय ज़्यादातर सर्जरी पॉसिबल नहीं होती, पेशेंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है। हार्ट फेलियर अगर है तो उसे सेटल करना पड़ता है, उसके बाद ही ज़्यादातर केस में सर्जरी पॉसिबल होती है। लास्ट में हम बात करेंगे कि ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोमैटिक हार्ट डिजीज, हालांकि इसका प्रेवलेंस रोमैटिक फीवर का काफ़ी कम हो गया और अगले कुछ सालों में और धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, लेकिन अभी फिर भी रोमैटिक हार्ट डिजीज के काफ़ी पेशेंट्स रेगुलरली ओपीडीज में आते हैं। और खासकर गांव वगैरह में जहां इको स्कैनिंग वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ काफ़ी पेशेंट्स उम्र दराज लेवल पे भी 50-60 की एज के बाद भी आते हैं जिनको आज तक कभी पता ही नहीं था कि उनको रोमैटिक हार्ट डिजीज है, और ये 30-40 साल से उनकी बॉडी में हार्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये बीमारी अभी भी काफ़ी
प्रेवलेंट है इंडिया में। हालांकि इसका अब होने का चांस काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी केसेस में अभी भी ये बीमारी के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस बीमारी के बारे में अगर आपको अवेयरनेस डेवलप करनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस बीमारी में किस तरह का इलाज की ज़रूरत है और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसमें कब सर्जरी को या किस तरह की मेडिसिन को हमें यूज़ करना है, वो सब बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। अगर आपको ये टॉपिक और हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप ये टॉपिक अपने फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट के और बॉडी से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में लोगों के लिए क्या रेलेवेंट पॉइंट्स है और क्या क्या चीज़ें उन्हें जानने की ज़रूरत है, उस बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आप इसे डेफिनेटली शेयर कीजिए।